एक बार फिर से इस मॉड्यूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम NEP को लागू करने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। प्रौद्योगिकी शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच संबंध द्विदिश है। विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में शिक्षण मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। NETF का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। NETF के कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना और अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना होगा। आइए अब जानते हैं NETF की भूमिका और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में। औद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना। यहाँ आप तकनीकी हस्तक्षेप पर विभिन्न प्रकार के रुझान भी देख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाएं, सहायक शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास, शैक्षणिक सुविधा का विस्तार, शैक्षिक योजना और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, भाषा के अवरोधों को दूर करना और दिव्यांग विद्यार्थियों तक पहुंच। चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी अपनाई जाने वाली नई प्रौद्योगिकी के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। कई उभरती और विघटनकारी तकनीक आज के समय में उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D सतत अनुकरण, अन्य आगामी तकनीकें। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच द्वारा उभरती प्रौद्योगिकी को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों पर शोध करने के लिए NRF की सिफारिश की गई है और राष्ट्रीय अनुसंधान ने तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्वयं अनेक योगदान दिए हैं। तो चलिए अब हम प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं, विद्यालयी और अग्रिम शिक्षा इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभावों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी और इसके साथ ही इससे संबंधित मुद्दों को भी हल करेगी। विद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चर्चा, नैतिक व समसामयिक मुद्दों में NETF MHRD द्वारा चिन्हित अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती, पर्यावरण संरक्षण और अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं, इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। चलिए
प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण के अंतर्गत विकास के पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विकास के विभिन्न पहलू हैं, जिनमें सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सॉफ्टवेयर की समृद्ध विविधता और दिव्यांग छात्रों के लिए भी उपलब्धता दर्शाई गई है। टीचिंग लर्निंग ई कंटेंट और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। शिक्षण अधिगम में ई सामग्री को उपयुक्त रूप से एकीकृत करने के लिए उपयुक्त उपकरण। दीक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षा प्रौद्योगिकी पहल को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना। दीक्षा या स्वयं को स्कूल और उच्च शिक्षा में बेहतर ढंग से एकीकृत किया जाएगा। दीक्षा मंच में शिक्षक का व्यावसायिक विकास को सम्मिलित किया गया है। अब हम ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी के सुनिश्चित उपयोग के बारे में जानेंगे। जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष संसाधन संभव ना हो, वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधन मौजूद हों। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षकों में डिजिटल दक्षताओं की कमी, मुक्त और सार्वजनिक डिजिटल और संसाधनों के ढांचे की अनुपलब्धता, डिजिटल रूप से कुछ ही पाठ्यक्रमों या विषयों को पढ़ लिख पाने की परिसीमा, ऑनलाइन रूप से मूल्यांकन करने हेतु मापदंड, स्क्रीन आधारित शिक्षण होना, डिजिटल रूप से शिक्षित और अशिक्षित लोगों को बराबरी पर लाना। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति अनेक प्रमुख पहलुओं की सिफारिश करती है, जो इस प्रकार हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार, डिजिटल अंतर को कम करना, वर्चुअल लैब्स, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, सीखने के मिश्रित मॉडल और मानकों को पूरा करना। तो चलिए अब हम ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के आगे के रास्ते के बारे में जानते हैं। शिक्षकों को प्रभावी ऑनलाइन शिक्षा के रूप में तैयार करने के लिए उपयुक्त शिक्षक प्रशिक्षण, ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा के लिए अध्यापन शास्त्र में बदलाव, विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन और अनुभवात्मक शिक्षा के साथ मिश्रित दृष्टिकोण, वर्चुअल लैब बनाने के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, विभिन्न भाषाओं में हर समय उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम, डिजिटल डिवाइस को खत्म करने के लिए किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता, मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईसीटी आधारित पहलों का अनुकूलन और विस्तार करना, शिक्षार्थियों के विविध समूह की प्रगति की निगरानी के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना, खुले, बाधित, विकसित होने योग्य सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निवेश करना, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए दो तरफा ऑडियो और वीडियो इंटरफेस प्रदान करना।
एनईपी को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसके लिए ये मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे। नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य पहले किए जाएं, ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। नीतिगत पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति के हर बिंदु में कई कदम हैं और प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी। टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से ही वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्रों और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी। संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव, संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना अहम बिंदु है। क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलुओं के एक दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक होगी। तो आज हमने मॉड्यूल 13 के अंतर्गत एनईपी के ऑनलाइन और डिजिटल बुनियादी ढांचे, एनईपी को लागू करने के विभिन्न तरीके और शैक्षिक अधिगम को बढ़ने से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 13 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।